हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 15 जून 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। एंड ये करंट अफेयर्स नो डाउट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज भी हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे एंड बहुत ही लंबे समय के बाद में कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कोरोना से रिलेटेड नहीं है। एंड होपफुली आप सभी लोग अपने अपने घर में रह करके प्रॉपर तरीके से कोरोना को फाइट करने का या कोरोना को बीट करने का तरीका ढूंढ रहे होंगे। अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है, ये इसका आंसर मुझे बताइएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्न में से किस सुरक्षा बल ने, ठीक है, स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। सीआरपीएफ दिल्ली ने, रेलवे सुरक्षा बोर्ड या बल पुणे ने, मुंबई पुलिस ने या अहमदाबाद सिटी पुलिस बल ने। अगर आप इस प्रश्न को देखोगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अर्जुन है, जो कि आपका रोबोटिक कैप्टन है, इस रोबोटिक कैप्टन को रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने क्या किया है, लॉन्च किया है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या। रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक बार रोबोटिक कैप्टन या एक रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, जिसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। इसको याद कर सकते हैं, ऑलवेज बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस लॉन्च किया। इस रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के मद्देनजर लॉन्च किया गया है। ऑब्वियस सी बात है कि कोविड-19 के दौर में कोई भी नहीं चाहेगा वो किसी भी तरीके के कोविड-19 सस्पेक्ट के साथ में संपर्क में आए। तो इसके लिए अगर हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, अर्जुन जैसी चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, रोबोट्स का प्रयोग करके अगर हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं तो ये बहुत ही अपने आप में रिकमेंडेबल होगा, बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, प्रेजवर्दी वर्क होगा। अच्छी चीज़ है। देन आपको बता दूं कि मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजीव मित्तल, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर अतुल पाठक, पुणे की मंडल रेल प्रबंधक रेणु शर्मा, मुख्य सुरक्षा आयुक्त आलोक बोहरा और मंडल सुरक्षा कमांडेंट अरुण त्रिपाठी की उपस्थिति में अरुण कुमार, महानिर्देशक आरपीएफ, रेलवे बोर्ड द्वारा अर्जुन को लॉन्च किया गया है। रोबोटिक कैप्टन अर्जुन यात्रियों और कर्मचारियों को किसी भी संभावित संक्रमण से बचाएगा और इसकी निगरानी से अधिक सुरक्षा प्रदान होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हाँ भाई, इस वक्त कोई भी नहीं आना चाहता और सस्पेक्ट के साथ में कांटेक्ट में, और वो अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि काफ़ी डेंजरस है। एंड आपको ये भी पता होगा कि चाइना में बहुत सारी, आप बोलोगे दोबारा से एक फ्लो आ चुका है, दोबारा से एक वेव आ गई है कोरोना वायरस की। एंड वुहान का कुछ जगहें हैं जिनको दोबारा से लॉकडाउन जहाँ पे कर दिया गया है। तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे कि सीरियसली लेने की हमें ज़रूरत है, इसको हमें बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको बता देती हूँ कि कैप्टन अर्जुन मोशन सेंसर, ठीक है, कैप्टन अर्जुन मोशन सेंसर एक पीटी जेट कैमरा यानी कि पेन, टिल्ट, जूम कैमरा और एक डोम कैमरा से लैस है। कैमरा संदिग्ध गतिविधि और असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का प्रयोग करता है, उपयोग करता है। इसमें एक इनबिल्ट सायरन, गति सक्रिय स्पॉटलाइट H264 प्रोसेसर है। रिकॉर्डिंग के लिए एक अंतर्निर्मित आंतरिक भंडारण भी है, यानी कि स्टोरेज भी है। अच्छी चीज़ है। देन कैप्टन अर्जुन ने 2 तरह से संचार मोड को अपनाया है, आवाज़ और वीडियो, और स्थानीय भाषा में भी बोलते हैं। कैप्टन अर्जुन के पास में सेंसर आधारित सैनिटाइजर और मास्क डिस्पेंसर भी है। रोबोट में अच्छे बैटरी बैकअप के साथ फर्श की सफाई की सुविधा भी है। इसमें रग्ड व्हील्स हैं जो सभी प्रकार की सतहों को समर्थन करते हैं, यानी कि चाहे वो आपका कैसे भी सतह है उसमें आराम से ही क्या करेंगे, चल पाएंगे। तो मैंने तो बोला था कि यार कुछ भी कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, बट बहुत कुछ रिलेटेड है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये था कि भाई किसी की डेथ हुई है, मैं ऐसा कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ, कोविड-19 से रिलेटेड एक ये बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है। एंड मैं अगेन आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैंने जितनी भी करंट अफेयर्स आपको इस लास्ट मंथ में और आपका उसके भी प्रीवियस मंथ में जितनी भी करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाई है इस मेथड के थ्रू, आप इसमें से सारी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि भाई हमारी ये वाली करंट अफेयर्स है जो कोरोना से रिलेटेड है, एंड इस स्टेट ने ये स्टेप उठाए हैं, इस स्टेट ने ये स्टेप उठाए हैं। इस तरीके से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जब एग्जामिनेशन पे आप तैयारी करोगे तो आप यूपी की और सेंट्रल की और किसी भी स्टेट की जो अच्छी अचीवमेंट्स हैं एंड अच्छे उनके जो भी परफॉर्मेंस है रिलेटिंग टू कोविड-19, वो उसको आप प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में याद भी कर पाओगे और आपको याद करने में उसको समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में समाचारों में देखी गई पीके मोहंती समिति
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब भाई अगर आप पीसीएस लेवल की बात करो, इवन यू आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जितनी भी कमिटीज बनती हैं इन रिसेंट टाइम पीरियड, आपको उन सारी की सारी कमिटीज, इवन इन द पास्ट जितनी भी कमिटीज बनी होती हैं उन सारी कमिटीज़ को आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनेशन में आती हैं। लाइक आपका ये जो है कमेटी, ये किससे जुड़ी है, संघीय अदालतों के संचालन की समीक्षा करने से, यानी कि रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फेडरल कोर्ट्स, जिनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बाढ़ नियंत्रण नीति की समीक्षा करना, यानी कि रिव्यू फ्लड कंट्रोल पॉलिसी, नकदी उधार प्रणाली के संचालन की समीक्षा करना, रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ द कैश क्रेडिट सिस्टम, एंड डी निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, संचालन और कॉरपोरेट ढांचे से जुड़े वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा करना, टू रिव्यू एक्सटेंट ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, ऑप्शन है। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दे रही हूँ, एंड बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी आएंगे, तो हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे इन सारी की सारी चीज़ों को। इवन आप भी बता सकते हो कि मैम ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो भाई देखिए, ये जो आपकी खबर देखी गई, पीके मोहंती की समिति बनी, तो इस समिति में क्या किया गया, जितने भी निजी बैंक हैं, ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत रहने वाले जितने भी निजी बैंक हैं, जितने भी आपके प्राइवेट बैंक हैं, उनके स्वामित्व, संचालन और कॉर्पोरेट ढांचे से जुड़े वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए पीके मोहंती की समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। अब एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, क्योंकि बहुत सारी आपका आजकल आपकी ऐसी पॉलिसीज हो रही हैं या आपके बैंक बहुत हाईलाइट हो रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है कि कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो बैंक होता है उसके डायरेक्टर्स होते हैं या जो आपके सीनियर पर्सन होते हैं, उन लोगों ने किसी भी तरीके का स्कैम किया है। निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, संचालन और कॉरपोरेट ढांचे से जुड़े वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस कार्य समूह के, अब यहाँ पे 5 सदस्य है, आपको इसको भी याद रखना है कि पीके मोहंती के साथ में यहाँ पे क्या है, 5 सदस्यीय आपकी कमेटी है। कार्य समूह के प्रमुख रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की दिशा निर्देशक पीके मोहंती होंगे। यह समिति 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो ये भी आपसे पूछा सकते हैं कि यह कमेटी जो है वो कब तक रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उससे हम आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अपकमिंग सस्पेक्ट होते हैं कि ये क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ये क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो उनको हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के इन डिटेल हम फाइंड करते हैं। इसीलिए हमेशा आपको एक स्ट्रक्चर, एक टॉपिक, एक एडिटोरियल पढ़ना होता है, ना कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के साथ में डिटेल कंटेंट पढ़िए, ताकि अगर आपसे उससे रिलेट करते हुए कोई भी न्यूज़ आ जाए तो आप उसको भी क्या कर सको, क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सको। देन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटीज आर, समिति के संदर्भ की जो शर्तें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। समिति ने भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों तथा स्वामित्व और नियंत्रण से जुड़े नियमों की समीक्षा करने और उपयुक्त नियम सुझाने को कहा है। टू रिव्यू द एक्सटेंट लाइसेंसिंग गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द ओनरशिप एंड कंट्रोल इन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट नॉर्म्स। To examine and review the eligibility criteria for individual entities to apply for banking license, बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड की जांच और समीक्षा करना। To study the current regulations on holding of financial subsidiaries through non-cooperative या non-operative financial holding companies and suggest the manner of migrating all banks to a uniform regulation in the matter। and गैर सरकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की पकड़ पर वर्तमान नियमों का अध्ययन करना और मामलों में सभी बैंकों को एक समान नियमन के लिए पलायन का तरीका सुझाना। इसके साथ साथ में टू एग्जामाइन द नॉर्म्स फॉर प्रमोशन या प्रमोटर शेयर होल्डिंग एट द इंडिविजुअल या इनिशियल लाइसेंसिंग स्टेज एंड सब्सिक्वेंटली along with the timelines for dilution of the shareholding। So समिति शुरुआती लाइसेंसिंग स्तर पर प्रवर्तकों की शेयरधारिता से संबंधित नियमों और शेयरधारकता घटाने की समय समीक्षा की भी समीक्षा करेगी। खैर, आपको आरबीआई के बारे में कई बार बता चुकी हूँ। आई होप कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, मुझे पढ़ते पढ़ते याद हो गया, तो आपको सुनते सुनते याद हो ही गया होगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों का। सो भाई, आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है। इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1934 इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर इन द मंथ, आप बोल सकते हो कि 1 अप्रैल 1935। देन इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके फाउंडर ब्रिटिश राज है एंड गवर्नर जो है वो अभी इस वक्त में शक्तिकांता दास हैं इन प्रेजेंट टाइम।
देन आपका अगला प्रश्न इस पे आपसे बोल रहे हैं कि वैश्विक पवन दिवस 2020, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपका पहला स्टेटमेंट है, इसमें आपसे बोल रहे हैं वैश्विक पवन दिवस 14 जून को मनाया जाता है। दूसरा, इसे यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ऊपर दिए गए दो स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द टू आर करेक्ट और नॉट, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। सो केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जो विश्व पवन दिवस है ये आपका 14 को नहीं 15 को मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, 15 जून, ठीक है। फिर आपका क्या है, आपसे बोल रहे हैं कि इसे यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा आयोजित करते हैं। यस, दिस इज करेक्ट। सो आप बोलोगे केवल आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे ये डिटेल में, तो आपको याद भी हो जाएगा। बोल रहे हैं कि वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है, ठीक है, पहला क्लियर। वैश्विक पवन दिवस एक विश्वव्यापी इवेंट है जो वार्षिक रूप से में होता है या रूप से होता है। इसे यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व पवन दिवस का उत्सव पवन ऊर्जा के लाभों का जश्न मना रहा है और इसे लोगों को पवन ऊर्जा की शक्ति और असीम क्षमता के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। देखिए, जितने भी हमारे पास में प्रेजेंट टाइम में सोर्सेस हैं, लाइक अगर मैं हाइड्रो सोर्सेस की बात करूँ या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात करूँ, मैं विंड एनर्जी की बात करूँ जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, सो ये मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ, तो ये आपका एटमॉस्फेयर को अफेक्ट किए बिना आपके साथ में क्या कर सकता है, एक अच्छा लंबा सफर तय कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। देन विश्व पवन दिवस का जो उत्सव होता है इसको मैंने बता ही दिया है। फिर विश्व पवन दिवस का पहला जो उत्सव था वो यूरोप में पहली बार 2007 में हुआ था। हालांकि केवल कुछ वर्षों में यह घटना 2009 में विश्व स्तर पर देखी गई, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा। देन विश्व पवन दिवस 2011 में 30 देशों में मनाया गया था। अब यह संख्या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 80 देशों तक हो गई है। तो हर एक देश चाहता है कि हमारा जो देश है वो फ्री ऑफ पोल्यूशन हो, एंड अगर हम इस तरीके की एनर्जी का प्रयोग करते हैं, लाइक विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी का प्रयोग करते हैं, थर्मल एनर्जी नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर डोन आउट क्लीन रहेगा। क्या आपको बता दो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड विंड डे, ये बात हमें पता होनी चाहिए, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, बट स्टिल अब इसको हम लोग देख लेंगे कि विश्व पवन दिवस मनाने के कई लक्ष्य हैं। इसका उद्देश्य बच्चों और वयस्कों को उस शक्ति के बारे में शिक्षित करना है जो पवन ऊर्जा पवन टरबाइन के साथ उपयोग करती है। यह पवन ऊर्जा के लाभों के बारे में जानकारी का एक प्रसार करता है और इसके विकल्प की तुलना में यह लाभदायक है और प्रतिस्पर्धी कैसे है यह जानकारी फैलाता है। पवन ऊर्जा को सबसे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है। यह दूसरों की तुलना में कुछ परिस्थितियों में बहुत सस्ता भी है। पवन ऊर्जा CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है जो अंततः आपके आसपास स्वच्छ हवा पहुंचाने में मदद करेगी। तो दिस इवेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द अवेयरनेस, ठीक है, कि हमारे बच्चे हैं जो हमारी अपकमिंग जनरेशन हैं उनको भी इसके बारे में पता हो और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ करके ही वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड नो डाउट पवन तो हमारी क्लीन होगी ही होगी। आपका अगला प्रश्न है, ये काफ़ी दुखद प्रश्न है, काफ़ी सैड है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग मेरी तरह, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित क्या अफेक्ट हुई, मैं बहुत दुख हुआ मुझे। तो आपका प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कि हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किस वर्ष की आयु में मुंबई के बांद्रा में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। स्टिल दिस इज़ नॉट क्लियर कि उन्होंने फांसी लगाई थी, सुसाइड किया था या उनका किसी ने मर्डर किया था। बट अगेन अभी जब तक जो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें हम लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ भी उन्होंने सुसाइड किया हुआ है, एंड उनकी उम्र 34 ईयर्स थी। तो 34 ईयर्स के काफ़ी यंग जो सुशांत थे, काफ़ी छोटी सी एरिया से आए थे। मैं जुड़ी हुई थी, मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई थी, और मुझे लगता है कि इंडिया का हर एक छोटा छोटा घर जो कि TV सीरियल्स देखता है वो सारे लोग जुड़े होंगे, एंड काफ़ी तरक्की करी है। बट ये जो इनका स्टेप था जो इन्होंने किया किसी भी प्रेशर की वजह से किया, ये बहुत ही दुखद था। सो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का 34 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 14 जून 2020 को अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी पर लटके पाए गए। राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर पर हुआ था, एंड राजपूत ने पटना में सेंट कैरन हाई स्कूल और नई दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने 2003 में DCE प्रवेश परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया था और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर कक्षा में प्रवेश प्राप्त किया था। वह भौतिकी में राष्ट्रीय ओलंपियाड विजेता भी थे। तो इतना शार्प माइंड, इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रिलियंट इंसान इस तरीके की एक्टिविटी कर सकता है, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सुशांत ने 2014 में काय पोचे के साथ भी अपनी शुरुआत की और बाद में
पीके, केदारनाथ, शुद्ध देसी रोमांस, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जर्नी ऑफ जेसी फिल्म में अभिनय किया। उन्होंने आखिरी बार नेटफ्लिक्स के ड्राइव में देखा था। उन्होंने जी टीवी के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। यहाँ पे थोड़ा सा और है, और भी चीज़ें हैं, और भी सीरियल्स पुराने हैं, बट बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँगी तो पवित्र रिश्ता से वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। खैर, उन्होंने अपनी लगभग सभी फिल्मों के लिए वाहवाही बटोरी। एमएस धोनी, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की भूमिका निभाई, 2016 की सबसे सफल फिल्म थी। उन्हें दिबाकर बनर्जी की 2015 की फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी के में उनकी भूमिका के लिए भी महत्वपूर्ण प्रशंसा मिली थी। इनको जो पुरस्कार मिले हैं उसके हिसाब से 2010 में सुशांत ने इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार जीता था। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेता पुरुष, पवित्र रिश्ता के लिए लीड रोल में बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रेट में आपने अवार्ड लिया था। 2011 में अभिनेता ने पवित्र रिश्ता के लिए एक और पुरस्कार जीता, कलाकार पुरस्कार पसंदीदा अभिनेता। 2014 में सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म काय पो चे के लिए स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट मेल डेब्यू जीता था। 2017 में सुशांत ने अपनी फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, क्रिटिक्स और मेलबर्न के भारतीय फिल्म समारोह में स्क्रीन अवार्ड भी जीता था। काफ़ी अचीवमेंट्स थे उनकी लाइफ में, एंड अभी उनका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर था। बहुत दुख हुआ, कल कोई काम करने का मन नहीं किया। एंड एक और चीज़ अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है कि इनकी बॉडी को जो इनकी डेड बॉडी है उस डेड बॉडी को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है इमेज, तो वो भी नहीं करनी है हम लोगों को। अगर आपके पास में हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? यूके सिन्हा को, अरविंद पाटकर को, एम दामोदरन को, या इम्तियाजुर रहमान को? देखिए भाई, इम्तियाजुर रहमान जो है इनको क्या किया गया है, यूटीआई की एसेट मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष आपको या सीईओ घोषित किया गया है। एंड यूटीआई एसेट मैनेजमेंट बोर्ड ने इम्तियाजुर रहमान को 2 साल के बाद अंतरिम सीईओ के रूप में यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह लियोपुरी का पद ग्रहण करेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल अगस्त 2018 में खत्म हो गया था। इस नियुक्ति से फंडिंग कंपनी को अपने लंबे समय से लंबित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, यानी कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर को लॉन्च करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज फॉर बोर्ड ऑफ इंडिया, या आप बोलोगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, कि उन चिंताओं को भी संबोधित करेगा जो सीईओ के पद पर काफ़ी समय से खाली पड़ी हुई हैं। देन इम्तियाजुर रहमान 1998 में यूटीआई समूह में शामिल हो गए थे और 2003 में बाद से यह यूटीआई एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कमेटी के साथ जुड़े भी हुए थे। रहमान करीब 2 साल से कंपनी के कार्यवाहक सीईओ रहे। इससे पहले वे 2012-13 में कार्यवाहक सीईओ भी रहे थे। वे कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी भी रह चुके हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं। एंड रहमान कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार सहित विभिन्न विभागों की अगुवाई कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। सिंह पुरी की सेवानिवृत्ति के बाद 2018 से उन्हें अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। ये है इम्तियाजुर रहमान, आप इनको देख सकते हैं। देन आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, नाम बड़ा है बट मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में, पता नहीं क्यों। सो दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी DSDBO भारत के सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 255 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सिक्किम में है, लद्दाख में है, मिजोरम में है, या पौंडीचेरी में है? सो भाई ये जो है आपकी दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, ये लद्दाख में है। एंड देख लेंगे इसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है। सी दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण कार्य लगभग 2 दशकों के बाद वर्ष 2020 तक पूरा होने की संभावना है। ठीक है, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है, जिसे सेना के भी सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड जिस तरीके की एक्टिविटीज सेना के थ्रू हो रही हैं इस वक्त, हमें चाहिए कि हमारी जितनी भी बोलोगे कि हमारी जितनी भी बाउंड्रीज हैं जो विदेशों से लगी हुई हैं, उनको हमें प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरली उसको डेवलप करना है, ताकि हम वहाँ पे हम समय से पहुँच पाएँ, सारी की सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने में एबल रह सकें। भारत चीन के बीच जब भी स्टैंड ऑफ की रिपोर्टिंग होती है, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी
सड़क प्राय चर्चा में रहती है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको सही होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यह सड़क दारबुक से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक, आपको याद रखना है कि भारत का अंतिम ग्राम है श्योक, लगभग 255 किलोमीटर लंबी सड़क है। यह सड़क भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लगभग समानांतर है, जो 13,000 फुट से 16,000 फुट के बीच विभिन्न ऊंचाई से होकर के जाती है। यह सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है तथा चीन के शिनजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है। श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच लगभग या दौलत बेग ओल्डी 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। यह अवस्थिति वायुसेना के लिए बहुत ही अधिक सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक महत्व रखती है, क्योंकि यह अवशिष्ट जो यह अवस्थिति है, जो लोकेशन है, सिचुएशन है, वायुसेना के लिए आपूर्ति सामग्री गिराने के लिए उन्नत लैंडिंग ग्राउंड है। भारत चीन सीमा पर विभिन्न टकरावों तथा आपत्तियों के बावजूद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अवसंरचनात्मक कार्यों को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क निर्माण कार्य इस दिशा में सबसे पहली आपकी क्या है, एक पहल है। मैं डीबीओ के बारे में बता रही हूँ या आपका दौलत बेग ओल्डी के बारे में बता देती हूँ। दौलत बेग ओल्डी कौन थे? तो दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी, जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन वर्ष 2008 तक इसका रखरखाव नहीं किया गया। वर्ष 2008 में भारतीय वायुसेना द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इसका उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग किया जा सके। वर्ष 2008 एंटोनोव N-32 सैन्य विमान तथा अगस्त 2013 में परिवहन विमान की लैंडिंग, परिवहन विमान C-130J-30 की भी लैंडिंग कराई गई है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष संगठन ने साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया है? जाक्सा ने, नासा ने, इसरो ने या स्पेस एक्स ने? भाई यहाँ पे कुछ इंडियंस ने काम किया है, इसरो ने किया है। अब देखो भैया क्यों किया है। कोविड-19 के प्रयोग के चलते या प्रकोप के चलते शुरू हुए लॉकडाउन के कारण स्कूलों की पढ़ाई और परीक्षाओं पर असर पड़ने के साथ साथ छात्रों को अब गर्मियों की छुट्टियां भी घर में बंद रहकर बितानी पड़ रही हैं। हम बड़े हैं, हम समझ लें अपने आप को समझाने, बट बच्चे कैसे समझें। पढ़ रही है। ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिताएं स्कूली छात्रों की इस एक सरसता को तोड़ने का अवसर लेकर के आई है। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता IICC 2020 नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए 4 वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के पहले वर्ग में पहले से तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। दूसरे वर्ग में चौथी से 8वीं कक्षा तक के छात्र विज्ञान, शिल्प या मॉडल से अपने हाथ आजमा सकते हैं। इसी तरह आप बोलोगे 9वीं 10वीं के छात्रों को निबंध प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र निबंध लिखने के साथ साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए 24 जून 2020 से पहले इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह प्रतियोगिता भारत में पढ़ रहे स्कूली छात्रों के लिए ही है, बाहर के देश के लोगों के लिए नहीं है। एंड प्रतियोगिता में शामिल शीर्ष 500 प्रतिभागियों के नाम की घोषणा इसरो की वेबसाइट पर की जाएगी और उन्हें मेरिट प्रमाण पत्र ईमेल या फिर पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। अन्य सभी प्रतिभागियों को ईमेल के माध्यम से भागीदारी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसरो के बारे में आपको बता देती हूँ कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। एंड निर्देशक कैलाश स्वाविदु सीवान है, या आप बोलोगे के सीवान राय। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि शैक्षणिक नवाचार विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? भाई ये जो काम किया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसमें किया क्या गया है, देखो भाई। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना संकट काल में अपने शिक्षकीय दायित्व को निभाने के लिए शिक्षकों ने क्या किया और कौन कौन से शैक्षिक नवाचार किए, इस सिलसिले में राज्य शिक्षा के केंद्रीय स्कूल विभाग ने 14 से 20 जून की अवधि में शिक्षकों के लिए शैक्षणिक नवाचार विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी क्लास ली जाएगी। इस प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए शिक्षकों को कोरोना और लॉकडाउन अवधि में स्वयं के दायित्व निर्वहन के लिए या के अनुभवों के बारे में या इस दौरान स्वयं के द्वारा किए गए शैक्षणिक नवाचार के बारे में 2 से 3 पृष्ठों में लिखकर व्हाट्सएप नंबर 9968556947 पर प्रेषित करना होगा। ठीक है। देन
चयनित प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रकाशन में स्थान प्राप्त होने के साथ ही शासन द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दूं कि उल्लेखनीय है कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विगत 17 मई से विभिन्न प्रतियोगिताओं का साप्ताहिक रूप से आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सर्वप्रथम 17 से 23 मई तक लॉकडाउन डायरी प्रतियोगिता का कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 24 से 30 मई तक पीढ़ियों का ज्ञान धरोहर प्रतियोगिता परिवार के बड़े बुजुर्गों एवं ग्रेट पेरेंट्स के लिए, 31 मई से 6 जून तक परवरिश प्रतियोगिता पालकों के लिए तथा चतुर्थ सप्ताह 7 से 13 जून की अवधि में नया हुनर मैंने सीखा प्रतियोगिता सभी कक्षा के स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के बारे में, इनके मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के वो शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल लालजी टंडन है एंड बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। आप बांधवगढ़ की बात करो, चाहे आप पन्ना की बात करिए। वैसे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध उद्यानों में से एक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया से रॉयल बंगाल बाघों का घनत्व सबसे अधिक भी देखने को मिलता है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने, अरुणाचल प्रदेश ने, पंजाब ने या छत्तीसगढ़ ने? ये काम जो किया है वो पंजाब ने किया है। ठीक है, कैसे किया है देखो। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने घर घर निगरानी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें आशा यानी कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं सामुदायिक स्वयंसेवकों का इस्तेमाल कोरोना वायरस के मामलों की शुरुआती पहचान करने में किया जाएगा। पंजाब के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अभियान तहत सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत 30 साल से कम उम्र के लोगों का भी इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों को लेकर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण में व्यक्ति की पूरी चिकित्सा स्थिति की जानकारी हासिल की जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एंड अभी के समय में जिस तरीके से दिल्ली और मुंबई में नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, इवन मैं भारत के हर एक राज्य की बात करूँ, लाइक हमारे यूपी में भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो इस वक्त में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी टेस्ट को लेकर के है कि हमारे मैक्सिमम टेस्ट होने चाहिए। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सह कोविड जंग प्रभारी ईशा कालिया के अनुसार इस ऐप को उपयोगिता के लिए आसान बनाया गया है। इसका डिजाइन स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया और पटियाला एवं मानसा में इसकी फील्ड जांच भी की जा चुकी है। करीब 20,628 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें से 9,045 में किसी लक्षण का पता नहीं चला है, जबकि 1583 में खांसी, बुखार, गला खराब एवं सांस की दिक्कतें थीं। वर्तमान में 518 गांवों में 47 शहरी वार्डों में यह सर्वेक्षण चल रहा है। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पथ लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु के बाद में अभी आरोग्य पथ भी है। सो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, राष्ट्रीय नवाचार नीव एंड भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये जो है वो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है। देख लीजिए भाई। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद भी करेगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान हैं। ठीक है, ऐसे में महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की क्षमता विभिन्न कारणों से संकट में पड़ सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए किसी को आरोग्य यानी कि स्वस्थ जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग उपलब्ध कराने की दृष्टि से आरोग्य पथ नामक यह सूचना मंच विकसित किया गया है। आरोग्य पथ नाम का यह वेब आधारित सूचना मंच निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को पूरी कुशलता से ग्राहकों के एक विस्तृत नेटवर्क तक पहुंचने, उनके और उनके आसपास के चिकित्सा जांच क्षेत्रों, मेडिकल दुकानों, अस्पतालों इत्यादि जैसे गांव केंद्रों के बीच संपर्क की कमियों को दूर करने में मदद भी करेगा। यह ग्राहकों की विस्तृत सूची और उत्पादों के लिए दिखाने वाली नई जरूरतों की वजह से व्यवसाय का विचार करने की या विस्तार करने का भी अवसर उपलब्ध कराएगा। समय के साथ इस मंच से एनालिटिक्स निर्माताओं को उनके अधिक उत्पादन के साथ साथ जरूरी सामानों की होने वाली कमियों को लेकर भी शुरुआती संकेत दे सकते हैं। यह अपर्याप्त पूर्वानुमान और अधिक विनिर्माण के कारण संसाधनों की बर्बादी को कम करने में भी मदद करेगा और नई प्रौद्योगिकियों की मांग के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद करेगा। सो भाई ये था आपका अंतिम प्रश्न एंड आई होप आज भी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर मैं बात करती हूँ करंट अफेयर्स की, हम 10-10 प्रश्न करके उनको डिटेल में पढ़ करके भी अगर तैयारी करेंगे तो हम बहुत ही लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। मैं फिर से आपको बोलूँगी, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, बट कोशिश करना आपको नहीं छोड़ना है।
करना है। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, एंड अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दे सकते हैं। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी अकॉर्डिंग टू यू गाइज। ओके, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय।